हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग? अच्छे हो? पढ़ाई चल रही है? पढ़ाई करते रहिए, एग्जाम्स आ रहे हैं। पढ़ाई करते रहिए, पढ़ाई के साथ साथ थोड़ी थोड़ी मस्ती करते रहिएगा, क्योंकि ये जो सफर है ना, बहुत लंबा है। तो आपको पढ़ाई तो करनी ही है, उसके साथ साथ समय निकाल कर थोड़ा थोड़ा मस्ती भी करते रहना है। ओके, तो आज हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। आज क्या पढ़ेंगे हम लोग? इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री के अंदर क्या क्या टॉपिक है जो कि यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है? ओके, एंशियंट हिस्ट्री, ओके, मिडिवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, स्पेशली फॉर द यूपीएससी मेंस एंड प्रीलिम्स के लिए। कौन सा टॉपिक है? द रिवॉल्ट ऑफ 1857। ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। तो आज आप लोग फोकस करिएगा। ओके, आज के बाद आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दीजिए, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा आप 100% सॉल्व कर लेंगे। ओके, तो क्लास स्टार्ट करते हैं। द रिवॉल्ट ऑफ 1857। 1857 इसके स्टार्ट करने से पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि इसको किस किस नाम से जाना जाता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। कौन कौन नामों से इसको हम लोग जानते थे? ओके, तो 1857 की क्रांति को किस किस नाम से जाना जाता है? द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, आजादी की पहली लड़ाई। द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ओके, द सेपॉय म्यूटिनी। सेपॉय म्यूटिनी। ग्रेट रिवॉल्ट। ग्रेट रिवॉल्ट। ओके, इंडियन रिवेलियन। इंडियन रिवेलियन। इन सब नामों से इसको जाना जाता है। ओके, और जो द रिवॉल्ट ऑफ 1857 है, कब स्टार्ट हुआ, कहाँ स्टार्ट हुआ, उसके बाद कहाँ कहाँ स्प्रेड हुआ, उसको देखते हैं ईच एंड एवरीथिंग को। ओके, ये स्टार्ट कब हुआ था? 10 मई 1857 को मेरठ में स्टार्ट हुआ था। मेरठ से स्टार्ट हुआ था, और मेरठ से स्टार्ट होने के बाद क्या हुआ? नॉर्दर्न में पंजाब तक फैला। पंजाब तक फैला, और वेस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया में राजपूताना तक, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं आज? राजस्थान, राजपूताना। और ईस्टर्न इंडिया में बिहार तक, कानपुर, लखनऊ होते हुए बिहार तक। एंड साउदर्न पार्ट में नर्मदा रीजन तक। ओके, नर्मदा रीजन तक। और ये रिवॉल्ट है, जो हुआ क्यों, उसके पीछे कुछ तो कारण होगा। ओके, कारण क्या था? कारण यह था कि ठीक 1857 से 100 साल पहले 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हुआ। ओके, प्लासी कहाँ है? प्लासी एक रीजन है जो कि बंगाल में है। बैटल ऑफ प्लासी हुआ, किसके किसके बीच में हुआ था? द ट्रूप्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच में। सिराजुद्दौला कौन था? द लास्ट नवाब ऑफ बंगाल थे, उनके बीच में हुआ था। ओके, और उसके बाद क्या हुआ? जो ब्रिटिशर्स ने उस युद्ध में जीत हासिल की। अब जीत हासिल करने के बाद ब्रिटिशर्स के हाथ में क्या आ गया? द पावर ऑफ नॉर्दर्न इंडिया। नॉर्दर्न इंडिया का पावर ब्रिटिशर्स के हाथ में आ गया। जब ब्रिटिशर्स के हाथ में पावर आ गया, तो उनका मेन मोटिव क्या था? ब्रिटिशर्स का, अंग्रेजों का मेन मोटिव क्या था? किसी भी तरीके से इंडिया से प्रॉफिट अर्न करना। ओके, अधिक से अधिक प्रॉफिट अर्न करना और अपने मदर कंट्री इंग्लैंड भेजना, उनका मेन मोटिव था। ओके, उस 100 इयर्स में 1757 से लेकर 1857 के बीच में उनके जो अलग अलग पॉलिसीज लाए, जो कि उनके लिए तो अच्छा था, बट इंडियंस के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं था। और वो क्या क्या कारण है जो कि इंडियंस के लिए क्या था? इंडियंस के अंदर आक्रोश पैदा किया, और बाद में 1857 की क्रांति जन्म ली। उन सभी कारणों को हम एक एक करके पढ़ेंगे, और अच्छे से पढ़ेंगे, जिससे कि जितने भी डाउट्स हो आपके सब क्लियर हो जाएं, और एग्जाम में आप 100% स्कोर कर सकें। ओके, चलो देखते हैं सभी कॉजेस, जितने भी कारण हैं सभी कारणों को देखते हैं। तो 1757 में प्लासी के युद्ध के बाद, जिसमें ब्रिटिशर्स ने जीत हासिल की, जो नॉर्दर्न इंडिया का पावर था वो किसके हाथ में आ गया? ब्रिटिशर्स के हाथ में आ गया, पूरा का पूरा हाथ में आ गया ब्रिटिशर्स के। तो जो भी मन चाहे तो पॉलिसीज लाते थे, भले वो इंडियंस के अगेंस्ट में हो, ओके, कुछ भी हो, उनके अपने लिए पॉलिसी लाते थे, जिससे अधिक से अधिक वो प्रॉफिट अर्न कर सके। ओके, तो कॉजेस क्या क्या थे?
कॉजेज बिहाइंड द रिवॉल्ट ऑफ 1857। कारण, ओके, कौन कौन से कॉजेज थे? फर्स्ट थे इकोनॉमिक कॉजेज, इकोनॉमिक कॉजेज। सेकेंड पॉलिटिकल कॉजेज, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, अगर कुछ न समझ में आए तो पूछ लीजिएगा। ओके, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेज, सोशियो रिलीजियस कॉजेज, सोशियो रिलीजियस कॉजेज। ओके, द इन्फ्लुएंस ऑफ आउटसाइड इवेंट, द इन्फ्लुएंस, एक एक कॉजेज को अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। द इन्फ्लुएंस ऑफ आउटसाइड इवेंट्स। ओके, डिसकंटेंट अमंग द सेपॉय, असंतोष, डिसकंटेंट अमंग सेपॉय। ओके, ये सब कारण थे बिहाइंड द रिवॉल्ट ऑफ 1857। ओके, और ईच एंड एवरी कॉजेज को हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। ओके, चलो तो स्टार्ट करते हैं कहां से? इकोनॉमिक कॉजेज से। इकोनॉमिक कॉजेज से, अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर्म होकर इंडिया में आई, उसका मेन मोटिव क्या था? आप सबको पता है, उसका मेन मोटिव था कुछ भी करके अधिक से अधिक प्रॉफिट अर्न करना, कुछ भी करके अधिक से अधिक प्रॉफिट अर्न करना। इकोनॉमिक कॉजेज। ओके, अब जब वो इंडिया में आए, ओके, आने के बाद जब यहाँ के सिस्टम को देखे, यहाँ का सिस्टम तो बहुत खतरनाक है। अगर हम उनको पैर जमाना है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? यहाँ के सिस्टम को एक एक करके ब्रेक करना पड़ेगा। ओके, जो यहाँ का ट्रेडिशनल इकोनॉमिक सिस्टम था बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत खतरनाक था, बहुत ही अच्छा था, पर उसको 1757 के बाद से उसको तोड़ना उन्होंने शुरू कर दिया। ओके, उसको जो ट्रेडिशनल इकोनॉमिक सिस्टम था इंडिया का, उसको तोड़ना उन्होंने शुरू कर दिया। सबसे पहले डिफरेंट पॉलिसीज लाए। क्या किए? ओके, लैंड रिवेन्यू सेटलमेंट, लैंड रिवेन्यू सेटलमेंट, लैंड रिवेन्यू सेटलमेंट। अब लैंड रिवेन्यू सेटलमेंट के थ्रू क्या क्या किए उन्होंने? फर्स्ट क्या था? परमानेंट सेटलमेंट, परमानेंट सेटलमेंट। नेक्स्ट, रियोतवारी सिस्टम, रियोतवारी सिस्टम। ओके, महलवारी सिस्टम। आप लोगों को पता है ब्रिटिशर्स का मेन मोटिव क्या था? अधिक से अधिक प्रॉफिट अर्न करना। तो जो ये लैंड सेटलमेंट, जो लैंड रिवेन्यू सेटलमेंट था, इसके थ्रू उन्होंने क्या किया? टैक्सेशन सिस्टम जो था बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। पहले क्या था? ब्रिटिशर्स के आने से पहले इंडियन अधिक से अधिक कितना पे करते थे टैक्स? ओके, 4%, 5%, 6%, बट थ्रू दिस लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट, ओके, उन्होंने क्या कर दिया? जो टैक्स था वो बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। अब बहुत ज्यादा टैक्स बढ़ा दिया तो वो पे नहीं कर पाते थे, उसके कारण वो क्या करते थे? वो जो मनी लैंडर्स हुआ करते थे और ट्रेडर्स हुआ करते थे, उनसे क्या करते थे? लोन लेते थे। कौन लोन लेता था? पीजेंट, फार्मर्स, जो किसान हुआ करते थे। और क्या इन सिस्टम के कारण वो टैक्स पे नहीं कर पाते थे। अब टैक्स पे करने के लिए क्या करते थे? वह लोन लेते थे। किससे लोन लेते थे? मनी लैंडर से और ट्रेडर से। और मनी लैंडर और ट्रेडर्स कौन थे? वह ब्रिटिशर्स के पपेट थे। ओके, वो ब्रिटिशर्स के क्या थे? पपेट थे। उन्हीं से लोन लेते थे। और क्या था? और वो जो लोन है वो पे नहीं कर पाते थे, तो 2 साल 3 साल बाद क्या करते थे? वही मनी लैंडर और ट्रेडर्स जो थे वो पीजेंट से, फार्मर से उनके जमीन को क्या करते थे? ले लेते थे। तो वही जो फार्मर्स थे, पीजेंट्स थे, वो क्या हो जाते थे? लैंड होल्डर से लैंडलेस लेबर बन जाते थे। पहले उनके पास क्या थी? जमीन थी, उस पे वो लोग खेती करते थे और रिवेन्यू जनरेट करते थे। उस रिवेन्यू से वो टैक्स पे करते थे गवर्नमेंट को। पर बाद में हाई रिवेन्यू के कारण, हाई रिवेन्यू टैक्स पे करने के कारण, जो हाई टैक्स पे करने के कारण क्या था? वो जब टैक्स नहीं पे कर पाते थे तो लोन लेते थे। किससे लोन लेते थे? मनी लैंडर से और ट्रेडर से। मनी लैंडर और ट्रेडर्स कौन थे? वो पपेट थे। किसके पपेट थे? ब्रिटिशर से। उन्हीं से
वो लोन लेते थे और अगेन वो लोन पे नहीं कर पाते थे, तो 2 साल 3 साल 4 साल बाद क्या करते थे, वही मनी लैंडर और ट्रेडर्स जो थे पीजेंट से फार्मर से क्या करते थे, लैंड ले लेते थे। अब यह इसके कारण क्या हुआ, जो पीजेंट्स थे फार्मर्स थे उनके अंदर आक्रोश पैदा हुआ ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। ओके, उनके अंदर आक्रोश पैदा हुआ ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, इसलिए उन्होंने क्या किया, रिवॉल्ट 1857 के क्रांति में भाग लिया। समझ में आ गया, पक्का? ओके, नेक्स्ट क्या था, जो आर्टिसंस थे और हैंडीक्राफ्ट्समैन थे, आर्टिसंस एंड हैंडीक्राफ्ट्समैन, अब इनके सिस्टम को, ओके, इनके सिस्टम को क्या किया गया, डिस्ट्रॉय कर दिया गया। अब देखो, विद द हेल्प ऑफ, अभी हम लोग पॉलिटिकल कॉज के अंदर पढ़ेंगे, विद द हेल्प ऑफ पॉलिटिकल कॉजेस, ओके, विद द हेल्प ऑफ द पॉलिटिकल पॉलिसी, जो पॉलिटिकल पॉलिसीज थी, ओके, जो राजनीतिक पॉलिसी उन्होंने लाया था, ब्रिटिशर्स ने लाया था, उसके कारण क्या था, उन्होंने बहुत सारे स्टेट को, जो इंडियन स्टेट था उसको अनेक्स कर लिया था। और जो ये आर्टिसंस थे और हैंडीक्राफ्ट्समैन थे, उनको क्या मिलता था, अधिक से अधिक सपोर्ट कहां से मिलता था, इंडियन भारतीय राजाओं से मिलता था। परंतु जो भारतीय राजा थे वो किसके अंडर आ गए थे, ब्रिटिश के अंदर आ गए थे, तो इनको सपोर्ट मिलना हो गया बंद। ओके, जो मेजर सपोर्ट था इनको कहां से मिलता था, राजाओं से मिलता था, और वही राजा किसके अंदर आ गए, ब्रिटिशर्स के अंदर आ गए, तो इनको सपोर्ट मिलना हो गया बंद। जब इनको सपोर्ट हो गया मिलना बंद, और एक चीज, तो इनकी हालत हो गई खराब, इनकी हालत हो गई खराब। पूरा जो इकोनॉमिक सिस्टम था, जो हाई स्किल लेबर इसमें इन्वॉल्व थे, वो क्या हो गए, उनके पास पहले क्या था, एम्प्लॉयमेंट था, अब क्या हो गया, वो उनके पास कोई जॉब नहीं थी। समझ में आ गया, अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होना शुरू हो गया। तो जो हाई स्किल लेबर जो यहाँ पे काम करते थे, वो क्या करने लगे, वो शिफ्ट होने लगे फ्रॉम दिस सेक्टर टू द अदर सेक्टर। कौन से सेक्टर में, एग्रीकल्चर सेक्टर में। एग्रीकल्चर सेक्टर पे और बर्डन बढ़ने लगा, ओके, जो प्रोडक्टिविटी है और कम होने लगी। समझ में आ गया, इसके कारण क्या हुआ, इनके अंदर भी रिसेंटमेंट, क्रोध, आक्रोश पैदा हुआ अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स के। ओके, ये इसी कारण से ये लोग भी, आर्टिसंस और हैंडीक्राफ्ट्समैन से जो थे, वो भी रिवॉल्ट ऑफ 1857 में भागीदार बने। समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, पक्का? ओके, नेक्स्ट क्या थे, जो जमींदार थे, जो ट्रेडिशनल जमींदार थे, जो ट्रेडिशनल जमींदार थे, मतलब जिनके पास अधिक से अधिक लैंड हुआ करता था, वो जमींदार क्या थे, अगर सही समय पे टैक्स नहीं पे कर पा रहे थे, अगर सही समय पे टैक्स नहीं पे कर पा रहे थे, तो क्या होता था, जो ब्रिटिशर्स थे, जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन था, वो क्या करता था, उनसे इनका जमीन ले लेता था। अब इनसे अगर इनका जमीन ले लिया, इनके पास जो रिवेन्यू जनरेट करने का जो एक सिस्टम था, वो क्या हुआ, खत्म हो गया। इनके अंदर भी आक्रोश पैदा हो गया ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। तो यह भी जमींदार भी क्या हुए, रिवॉल्ट ऑफ 1857 में भागीदार बने। समझ में आ गया, समझ में आ गया, पक्का? तो दीज आर द इकोनॉमिक कॉजेज है, दीज आर द इकोनॉमिक कॉजेज बिहाइंड द रिवॉल्ट ऑफ 1857। ओके, समझ में आ गया, नो प्रॉब्लम। और अवध रीजन में क्या था, अवध रीजन में 21,000 तालुकदार मतलब जमींदार, ओके, उनके जमीन को, उनके जो लैंड को क्या कर लिया गया, एनेक्स कर लिया गया, ले लिया गया, किसके द्वारा, ब्रिटिशर्स द्वारा। तो वहां पे भी क्या हुआ, बहुत सारा आक्रोश पैदा हुआ अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। तो ये भी लोग क्या हुए, ये भी इन्वॉल्व हो गए किसमें, द रिवॉल्ट ऑफ 1857 में। पक्का समझ में आ गया? तो दीज आर द इकोनॉमिक कॉजेज है। अब हम लोग क्या देखते हैं, पॉलिटिकल कॉजेज देखते हैं। ओके, तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। अब हम लोग देखते हैं पॉलिटिकल कॉजेज। तो लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट के थ्रू क्या हुआ, हाई टैक्स लेने लगे ब्रिटिशर्स, और उस हाई टैक्स को पे नहीं कर पा रहे थे इंडियन फार्मर्स, जो पीजेंट थे, तो क्या करते थे, मनी लैंडर से, ओके, ट्रेडर से लोन लेते थे, और लोन को पे नहीं कर पाते थे, तो मनी लैंडर और ट्रेडर्स उनकी जमीन को ले लेते थे। समझ में आ गया? ओके, इस तरह से जो पूरा एग्रीकल्चर सिस्टम था, ओके, पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया ब्रिटिशर्स ने। क्योंकि जब ब्रिटिशर्स यहाँ पे आए, यहाँ के एग्रीकल्चर सिस्टम को देखा, तो एकदम चौकन्ना रह गए कि इतना स्ट्रॉन्ग एग्रीकल्चर सिस्टम है इंडिया का। ओके, तो उसको डिस्ट्रॉय करना चाहते थे। ओके, अब हम पॉलिटिकल कॉजेस देखते हैं। सेकेंड, पॉलिटिकल कॉजेस, ओके। अब ब्रिटिशर्स जो थे 1757 के बाद, जब उनके हाथ में पावर आया, आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी, उनके हाथ में जब पावर आया, ओके, तो उन्होंने बहुत सारे पॉलिसीज अपनाए, ओके, जिससे कि वो इंडियन स्टेट को एनेक्स कर सके। तो पहले पॉलिसी क्या अपनाई थी, कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी।
कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी। इस पॉलिसी के थ्रू क्या था, ओके, किसी को मतलब कैरेट मतलब लोभ देकर, पैसा देकर उसको अपनी तरफ कर लेना, ओके। और अगर नहीं मानते थे, ओके, जैसे ब्रिटिशर्स थोड़ा सा स्ट्रांग होते थे उन पर अटैक करके उनके स्टेट को क्या करते थे, एनेक्स कर लेते थे। तो एक ये हो गया। दूसरा क्या था, विद द हेल्प ऑफ द सब्सिडरी अलायंस। एक था सब्सिडरी अलायंस। सब्सिडरी अलायंस कौन लाया था, लॉर्ड वेलिस्ली ने लाया था, ओके। और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कौन लाया था, लॉर्ड डलहौजी ने लाया था। विद द हेल्प ऑफ दीज टू पॉलिसीज जो ब्रिटिशर्स थे वो क्या करने लगे, जो इंडियन स्टेट था उसको क्या करने लगे, एनेक्स करने लगे। समझ में आ रहा है, उसको एनेक्स करने लगे। जो राजा थे और जो अदर राजा थे उनके अंदर डर पैदा होने लगा कि विद द हेल्प ऑफ दिस पॉलिसी वो हमारे भी राज्य को क्या कर लेंगे, एनेक्स कर लेंगे। तो इसके कारण जो जो इंडियन रूलर थे उनके, इंडियन रूलर इंडियन राजा जो थे उनके अंदर आक्रोश पैदा हुआ। उसी आक्रोश के कारण वह भी 1857 की क्रांति में क्या हुए, भागीदार हुए। समझ में आ गया, ओके। तो कौन सा, सब्सिडरी अलायंस, सब्सिडरी अलायंस। इसकी कौन लाया था इसको, लॉर्ड वेलिस्ले ने, लॉर्ड वेलिस्ले ने लाया। सेकेंड था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। अब सब्सिडरी अलायंस क्या होता है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या होता है, उसको इसको हम लोग डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। अभी हम लोग पूरा का पूरा फोकस किस पे है, 1857 की क्रांति पर है, ओके। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, इसको कौन लाया था, लॉर्ड डलहौजी ने लाया था, ओके। विद द हेल्प ऑफ दिस टू पॉलिसीज, इस पॉलिसी की सहायता से जो ब्रिटिशर्स थे, जो राजा थे, ओके, जो अंग्रेज थे, वो क्या करने लगे, जो इंडियन स्टेट था, जो इंडियन रूलर था, जो राजा थे, उनके साम्राज्य को अपने साम्राज्य में मिलाने लगे, ओके। तो जो इंडियन राजा थे उनके अंदर डर पैदा होने लगे, ओके, कि अदर इंडियन राजा के अंदर डर पैदा होने लगा कि विद द हेल्प ऑफ दिस पॉलिसी वो हमारे भी राज्य को क्या कर लेंगे, अपने राज्य में मिला लेंगे, ओके। तो इसके कारण और जो जितने रूलर थे उनके अंदर आक्रोश पैदा हुआ। वही आक्रोश क्या होता है, जन्म देता है किसको, 1857 की क्रांति में। और इसी 1857 की क्रांति में जो इंडियन रूलर थे वो पार्टिसिपेट करते हैं। समझ में आ गया, ये पॉलिटिकल कॉजेस था, नो प्रॉब्लम। अब देखते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेस। इसी के अंदर, इसी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के थ्रू जो लॉर्ड डलहौजी थे वो क्या करते हैं, झांसी को एनेक्स करने की कोशिश करते हैं। तो रानी लक्ष्मीबाई बोलती हैं मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। उनके बारे में डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे अभी, ओके। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, ओके। उनके पति मर गए, ओके। 2 बच्चों को उन्होंने क्या किया, गोद लिया, उसके बावजूद भी नहीं हारी। आप समझ लो कितना पावर उनके अंदर रहा होगा, ओके। सबको होना चाहिए, हर स्त्री को, हर महिला को क्या होना चाहिए, रानी लक्ष्मीबाई की तरह होना चाहिए। समझ में आ गया, ओके। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के थ्रू लॉर्ड डलहौजी उन झांसी को एनेक्स कर रहे थे। तो उसी समय बोलते हैं मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, ओके। अब हम लोग पढ़ते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेज। ओके, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेज में क्या था, जो मतलब जो देयर आर सो मच, ओके, रैम्पट करप्शन, मतलब अधिक से अधिक मात्रा में करप्शन हो रहा था, ओके। कहां पर, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। मेनली कौन कर रहा था, जो पुलिस थे। ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर क्या था, करप्शन था, बहुत ज्यादा करप्शन, ओके। मेनली किसके अंदर, जो पुलिस थे, या जो स्मॉल ऑफिसर थे, ओके, लो रैंक के ऑफिसर, लो रैंक ऑफिशियल्स, ओके, एंड द लोअर कोर्ट, ये लोग क्या थे, ये जो कॉमन इंडियंस थे, ओके, उनकी बात ही नहीं सुनते थे, उनकी बात ही नहीं सुनते थे। अगर कुछ बात सुनना है तो उसके पीछे बहुत ज्यादा करप्शन करते थे, बहुत ज्यादा फीस लेते थे, ओके। इसके कारण जो कॉमन लोग थे उनके अंदर बहुत ज्यादा रिसेंटमेंट, बहुत ज्यादा आक्रोश पैदा हुआ अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। इसलिए कॉमन लोग भी, ओके, द रिवॉल्ट ऑफ 1857 में क्या हुए, पार्टिसिपेट किए। ध्यान देना, ऐसे क्वेश्चन उठा के पूछेगा, ओके। तो अब ध्यान दीजिए, कॉमन लोग भी, ओके, कॉमन साधारण लोग भी रिवॉल्ट ऑफ 1857 में, जो 1857 की क्रांति थी उसमें भागीदार हुए। किसके कारण, जो ये पुलिस था, लो ऑफिशियल था और लोअर कोर्ट था, उनकी बात ही नहीं सुनता था, ओके, उनकी बात ही नहीं सुनता। इसके कारण इन्होंने भी
जो रिवॉल्ट ऑफ 1857 है उसमें भागीदार बने। ओके, नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ते हैं, सोशियो रिलीजियस कॉजेस। सोशियो रिलीजियस कॉजेस, सोशियो रिलीजियस कॉजेस 4। ओके, सोशियो रिलीजियस कॉजेस। ओके, सोशियो रिलीजियस कॉजेस क्या था, सबसे पहले बात है ना, ओके, ब्रिटिशर्स क्या करते थे, उनके अंदर सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स था। ओके, कि वो सबसे बड़े हैं, उनके ऊपर कोई नहीं है। हम इंडियंस को एज ए मतलब ब्लैक डॉग की तरह ट्रीट करते थे। ओके, यू आर द मतलब जो इंडियंस है उनको एज ए डॉग की तरह ट्रीट करते थे। उनको लगता था कि उनके ऊपर कोई नहीं है। और उसके ऊपर क्या था, जो एक्टिविटीज ऑफ क्रिश्चियन मिशनरीज थे, जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे वो क्या करते थे, कन्वर्ट करते थे। ओके, जो हिंदू मुस्लिम होते थे इंडिया में, उनको क्या करते थे, कन्वर्ट करते थे। इससे क्या था, जो नॉर्मल लोग थे उनके अंदर क्या था, रिसेंटमेंट पैदा हुआ। ओके, अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, क्योंकि वो जो क्रिश्चियन मिशनरी थे वो क्या करते थे, ब्रिटिश फ्लैग यूज करते थे। उनको लगता था कि डायरेक्टली ओके ब्रिटिशर्स इन्वॉल्व नहीं है, पर इनडायरेक्टली जो कन्वर्जन के पीछे कौन है, ब्रिटिशर्स है। ओके, तो उनके अंदर जो नॉर्मल लोग थे, इंसान थे, उनके अंदर क्या हुआ, आक्रोश पैदा हुआ। किसके अगेंस्ट, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट आक्रोश पैदा हुआ। इसके कारण वो लोग भी, नॉर्मल इंसान भी क्या हुए, 1857 की क्रांति को में पार्टिसिपेट किए। समझ में आ गया, तो क्या है, सोशियो रिलीजियस कॉजेस था। पक्का, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं द इन्फ्लुएंस ऑफ आउटसाइड इवेंट्स, द इन्फ्लुएंस ऑफ आउटसाइड इवेंट्स एंड सोशियो रिलीजियस में क्या था, ब्रिटिशर्स ने ओके दे ब्रॉट सो मेनी रिफॉर्म्स, उन्होंने रिफॉर्म्स लाए किसके अंदर, सोशियो रिलीजियस के अंदर, सोशल और रिलीजियस डोमेन के अंदर उन्होंने रिफॉर्म लाए। कैसे, जैसे सती प्रथा जो थी उसको खत्म किया, उन्होंने क्या किया, सती प्रथा को खत्म किया। और विडो रीमैरिज, ओके, विधवा औरतों का पुनः शादी करवाने लगे। जो इंडियन लोग थे उनको लगा कि जो आउटसाइड लोग है, जो फॉरेनर है, वो हमारे रिलीजियस, जो सोशियो रिलीजियस डोमेन है उसमें क्या कर रहे हैं, इंटरफेरेंस कर रहे हैं। इसके कारण कुछ लोगों में क्या हुआ, और आक्रोश पैदा हुआ। समझ में आ रहा, तो उन्होंने क्या किया, जो सती प्रथा थी उसको खत्म कर दिया ब्रिटिशर्स ने। ओके, विडो रीमैरिज स्टार्ट कर दिया। इससे जो यहाँ की आम जनता थी उनके अंदर क्या हुआ, आक्रोश पैदा हुआ कि जो आउटसाइडर हैं वो हमारे सोशल रिलीजियस डोमेन के अंदर क्या कर रहे हैं, इंटरफियर कर रहे हैं। इसके कारण जो आक्रोश पैदा हुआ, वो आक्रोश कहाँ उभर के आता है, 1857 की क्रांति में उभर के आता है बाहर। समझ में आ गया, पक्का, नो प्रॉब्लम। अब फिफ्थ वन पढ़ते हैं, द इन्फ्लुएंस ऑफ आउटसाइड इवेंट। कोई भी डाउट हो प्लीज पूछते रहिएगा, द इन्फ्लुएंस ऑफ आउटसाइड इवेंट। अब क्या क्या था, ओके, आउटसाइड इवेंट मतलब ओके, जो ब्रिटिश का अफगान के साथ वार हुआ था, द फर्स्ट वार ऑफ अफगान, उसमें क्या हुआ, ब्रिटिशर्स को लॉस हुआ, ब्रिटिशर्स को डिफीट मतलब पराजय चखना पड़ा। समझ में आ गया, तो यह चीज। दूसरा क्या हुआ, जब पंजाब वार हुआ तो उसमें भी ब्रिटिशर्स को अधिक मात्रा में लॉस हुआ। और क्रीमियन वॉर के अंदर भी ब्रिटिशर्स को लॉस हुआ। इन सब को देखकर जो राजा थे, जो सिपाही थे, उनको लगा कि दिस इज द बेस्ट टाइम, यह जो है सबसे अच्छा समय है ब्रिटिशर्स को इंडिया से उखाड़कर फेंक देना। समझ में आ गया, क्योंकि ब्रिटिशर्स जो अफगान से हार गए, ओके, क्रीमियन वॉर भी हार गए, पंजाब वॉर में बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में उनको लॉस हुआ। इन सबको देखकर जो यहाँ के राजा थे, जो सिपाही थे, जो मिलिट्री मैन थे, जो सोल्जर्स थे, उनको लगा कि यह जो है सबसे बेस्ट टाइम है ब्रिटिशर्स को इंडिया से उखाड़कर फेंक देना। इसके कारण बहुत से लोग क्या हुए, जो 1857 की क्रांति है उसमें क्या किए, पार्टिसिपेट किए। समझ में आ गया। नेक्स्ट, ओके, सिक्स्थ वन, डिसकंटेंट अमंग द सिपाही, डिसकंटेंट अमंग द सिपाही। अब क्या था, उनके अंदर असंतोष, गुस्सा क्यों आया, पहली बात थी ओके, जब भी जो सिपाही थे, जो इंडियन, अब देखो सिपाही हैं तो जो मिलिट्री मैन है उसमें अधिक से अधिक कौन थे, जो इंडियन सिपाही थे, तो उनके अंदर इंडियन लोगों को लेकर डेफिनेटली क्या था, सांत्वना था। ओके, इमोशनली टच थे, जो सिपाही थे इमोशनली इंडियन से क्या थे, टच थे। ओके, तो जब भी इंडियन को कोई प्रॉब्लम होती थी डेफिनेटली उनको अच्छा नहीं लगता था, जो सिपाही थे उनको अच्छा नहीं लगता था, पहला चीज। और सेकंड क्या था,
फॉर एग्जाम्पल जो सिपाही कभी अगर वो उनको फॉरेन में पोस्टिंग मिलती थी, जैसे कि सिंध रीजन में, पंजाब रीजन में, तो उनको सर्विस अलाउंस नहीं मिलता था, अलग से सर्विस अलाउंस नहीं मिलता था। इसके कारण जो सिपाही थे उनके अंदर क्या हुआ, आक्रोश पैदा हुआ। सिपाही था उनके अंदर क्या हुआ, आक्रोश पैदा हुआ। ओके, और वही आक्रोश क्या हुआ, 1857 क्रांति में दिखता है। उसके बाद था उसी समय इनफील्ड राइफल जो है क्या हुआ था, इंट्रोड्यूस हुआ था। इनफील्ड राइफल के अंदर जो कार्टिजेस थे, ओके, वो क्या थे, ग्रीस कार्टिजेस थे। अब ग्रीस कार्टिजेस में जो ग्रीस वाला पार्ट था उसके अंदर क्या लगा हुआ था, सुअर और गाय के मांस लगे हुए थे। जब सुअर और गाय, अब उस कार्टिजेस का ओके लोड करने से पहले क्या करना पड़ता था, मुंह से खींचना पड़ता था, मुंह से फाड़ना पड़ता था, उसके बाद उसको लोड किया जाता था। अब मुंह से फाड़ते थे और ग्रीस के अंदर क्या लगा रहता था, गाय और सुअर के फैट लगे हुए थे। तो गाय हिंदुओं के लिए पवित्र था, सुअर जो है मुस्लिमों के लिए अपवित्र था, इसलिए वो क्या हुआ, इनके अंदर जो सिपाही थे उनके अंदर और आक्रोश पैदा हुआ, उन्होंने यूज करने से मना कर दिया। ओके, उन्होंने यूज करने से मना कर दिया और रिवॉल्ट ऑफ 1857 में क्या किए, पार्टिसिपेट किए। जो सिपाही थे वो भी पार्टिसिपेट किए। समझ में आ गया? ओके, नो प्रॉब्लम। और ये सब इवेंट्स जो हैं, ये सब इवेंट्स जो हैं रिवॉल्ट ऑफ 1857 का कारण बनते हैं। देखते हैं अच्छे से। ओके, तो मेरठ के अंदर ओके 9 मई 1857 को 90 सेपॉयज, 90 सेपॉय मीन सोल्जर्स जो थे, उन्होंने क्या किया, मना कर दिया कार्टिजेस यूज करने से। उन्होंने 90 सेपॉयज जो उन्होंने कार्टिजेस यूज करने से मना कर दिया था। उसमें से क्या हुआ, 85 सेपॉयज को ओके सोल्जर्स को तुरंत सर्विस से निकाल दिया गया और उनको 10 साल के लिए जेल में बंद करने का आदेश दे दिया गया। ओके, और इससे क्या हुआ, और जो सिपाही थे उनके अंदर और आक्रोश पैदा हुआ। तो ऑन 10th में ओके 10th में को क्या हुआ, 10th में को जो अदर सिपाही थे वो जेल पे आक्रमण कर देते हैं और 85 जो सोल्जर्स उनके साथी रहते हैं उनको छुड़ा लेते हैं और सूर्य अस्त होने के बाद क्या करते हैं, दिल्ली की तरफ मार्च करते हैं, दिल्ली की तरफ मार्च करते हैं। और इससे पहले छोटे छोटे और बहुत सारे इवेंट हुए 10th में ओके और 9th में से पहले बहुत सारे छोटे छोटे इवेंट्स हुए थे। जैसे बैरकपुर में ओके बैरकपुर में मंगल पांडे ने कार्टिजेस यूज करने से मना कर दिया। ओके ओके यंग सोल्जर मंगल पांडे कार्टिजेस यूज करने से मना कर दिया। जब उनको पता चला कि जो कार्टिजेस में जो ग्रीस लगा हुआ है, ग्रीस में गाय और सुअर के फैट लगे हुए हैं, तो उन्होंने यूज करने से मना कर दिया। तो उनके जो सीनियर थे उनको फोर्स किए, तो उसे उन्होंने क्या किया, अपने सीनियर के ऊपर, सर्जेंट के ऊपर क्या किया, फायर कर दिया। उसके कारण उनको मतलब फांसी दे दी, मंगल पांडे को फांसी देगी। ऐसे छोटे छोटे इवेंट बहुत सारे हुए थे। इसी कारण जो सिपाही के अंदर और ज्यादा आक्रोश पैदा हुआ। ओके, और ये ऑन 10th मई को वो जेल तोड़ देते हैं और अपने 85 सोल्जर्स को जेल से बाहर निकालते हैं और सूर्य अस्त होने के बाद किधर जाते हैं, दिल्ली की तरफ जाते हैं। और दिल्ली में जाने के बाद जो दिल्ली के सिपाही थे उनसे हाथ मिला लेते हैं और पूरी दिल्ली को सीज कर देते हैं। समझ में आ गया, नहीं समझ में आ गया, पूरी दिल्ली को क्या कर देते हैं, सीज कर देते हैं। और ये लगभग 2 साल चला। ये जो रिवॉल्ट था ये 2 साल तक चला। अब इसके मेन सेंटर कहाँ कहाँ थे, इसके मेन सेंटर देख लेते कहाँ कहाँ थे। जो रिवॉल्ट हुआ था उसके मेन सेंटर कहाँ कहाँ थे और उसके लीडर कहाँ कहाँ थे। ओके, कौन कौन से लीडर थे, ओके, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीएससी प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं। ओके, सबसे पहले जो ये सिपाही थे, जब ये दिल्ली जाते हैं, पूरी दिल्ली को सीज कर देते हैं, तो उस समय जो मुगल एम्परर थे बहादुर शाह जफर, उनको डिक्लेयर कर देते हैं इंडिया के एम्परर को। ओके, इंडिया का एम्परर डिक्लेयर कर देते हैं। तो जो दिल्ली में ओके सिंबॉलिक लीडर जो थे वो कौन थे, बहादुर शाह जफर। पर जो एक्चुअल लीडर थे, जो रियल लीडर थे, वो कौन थे, द ट्रूप्स ऑफ ओके सिपाही। जो कि हेड कौन कर रहा था उसको जनरल बख्त खान हेड कर रहे थे। ओके, तो दिल्ली में कौन थे, दिल्ली के अंदर कौन थे, ओके जनरल बख्त खान, जनरल बख्त खान। ओके, समझ में आ गया। ओके, रियल लीडर थे यार दिल्ली में। लखनऊ में बेगम हजरत महल, बेगम हजरत महल।
ओके, बेगम हजरत महल। कानपुर में, कानपुर में, और कानपुर, बरेली, ओके, कानपुर, बरेली, पहली बात। झांसी, ओके, कानपुर में नाना साहब थे, और नाना साहब को सपोर्ट किसका मिला था? तात्या तोपे का। ओके, झांसी में कौन थी? रानी लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, और इन्होंने ही बोला था मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। ओके, बरेली में कौन थे? खान बहादुर खान, खान बहादुर खान। ओके, फिर फैजाबाद में कौन थे? फैजाबाद, मौलवी अहमदुल्ला, मौलवी अहमदुल्ला, अहमदुल्ला। ओके, हरियाणा में कौन थे? हरियाणा, तुलाराम, तुलाराम। ओके, मथुरा में कौन थे? ओके, मथुरा में कौन थे? देवी सिंह। मथुरा में कौन थे? देवी सिंह। ऐसे ही बहुत सारे रीजन में लीडर थे। ओके, और जो ये जो रीजन है वो क्या था? सेंटर ऑफ रिवॉल्ट था। तो ये जो रिवॉल्ट था 1857 का, पूरे नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में फैल चुका था। ओके, नॉर्दर्न लाइक पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश। ओके, ये फैल चुका था, और सेंटर कहाँ था उसका? मेरठ से निकला था। मेरठ के बाद पंजाब, राजपूताना, ओके, नर्मदा रीजन, बिहार तक फैल गया था। ओके, और 1800 लगभग 2 साल बाद 1859 में, ओके, 1859 में जो द रिवॉल्ट ऑफ 1857 था, ब्रिटिशर्स ने इसको पूरी तरह से खत्म कर दिया। ओके, और उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे क्यों खत्म हो गया, और ये सक्सेस था। ओके, सक्सेस था, पर क्यों क्यों कंप्लीट सक्सेस नहीं हुआ, उसके बारे में डिटेल में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। क्या क्या रीजन था इसके, और इसके बाद जो 1857 की क्रांति के बाद क्या क्या चेंजेस आया, उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, मेनली यूपीएससी मेंस और प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसको नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, और इससे रिलेटेड कोई भी डाउट अगर आपको हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में डेफिनेटली मैं आंसर देने की कोशिश करूंगा। ओके, अगर ये वीडियो जाने से पहले अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों को पता चले और उनको मतलब ये जो फ्री क्लासेस होता है उसका वो लोग लाभ उठा सके। ओके, और जाने से पहले बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।